आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ा दिलचस्प ट्रेंड चल रहा है। आपने देखा होगा कि कल तक जो लोग टिकटॉक या रील्स पर डांस करते थे, आज वो अचानक कोट पैंट पहनकर भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गंभीर ज्ञान देने लगे हैं। जैसे अर्पित शर्मा जैसे कई क्रिएटर्स ने खुद को पूरी तरह री इन्वेंट यानी नए अवतार में पेश कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खुद को नया रूप देने का ये खेल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। हमारे देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवी और लुटियंस दिल्ली के थिंक टैंक इस खेल के असली उस्ताद रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बड़े नाम की, रामचंद्र गुहा। वही रामचंद्र गुहा जो साल 2002 तक सिर्फ क्रिकेट पर किताबें और लेख लिखा करते थे, लेकिन जैसे ही 2004 में देश की सत्ता बदली और यूपीए की सरकार आई, वे रातों रात भारत के सबसे बड़े नेहरू एक्सपर्ट, सेक्युलरिज्म के रक्षक और अब अर्थव्यवस्था के गुरु बन बैठे हैं। हाल ही में स्क्रॉल वेबसाइट पर उनका नया आर्टिकल आया है जिसमें वे मोदी सरकार को आर्थिक सुधारों पर घेर रहे हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, इस आर्थिक लेख का आधा हिस्सा तो पीएम मोदी की उम्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, अमित शाह की महत्वाकांक्षाओं पर और हिंदू राष्ट्र की आशंकाओं पर है। मतलब इकोनॉमिक्स का बैनर लगाकर वही पुरानी दुकान चला रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं रामचंद्र गुहा के बैकग्राउंड की। इनका जन्म देहरादून में हुआ था। इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। इसके बाद इन्होंने कोलकाता के आईआईएम से सोशियोलॉजी में पीएचडी की। इनकी पीएचडी का विषय था उत्तराखंड के जंगलों का सामाजिक इतिहास और चिपको आंदोलन। यानी ध्यान दीजिए, गुहा की पढ़ाई पर्यावरण और समाज शास्त्र पर थी। इसके बाद उनकी पहली बड़ी किताब आई 1989 में, द अनक्वाइट वुड्स, उत्तराखंड के वन संघर्ष पर। 1990 के दशक में वे पर्यावरण इतिहास के जाने माने नाम थे। यहाँ तक बात ठीक है, लेकिन इसके बाद वे क्रिकेट राइटर बन गए। 2002 तक इनकी पहचान मुख्य रूप से कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड जैसी क्रिकेट पर लिखी किताबों से थी। उस दौर में भारतीय क्रिकेट की स्थिति आज जैसी मजबूत नहीं थी। विदेशों में हम अक्सर हारते थे, तो खेल की कमियों और उसके इतिहास पर लिखकर गुहा जैसे लेखकों को अच्छी खासी रीडरशिप मिल जाती थी। लेकिन फिर आया साल 2004 और यहीं से शुरू होता है रामचंद्र गुहा का असली कायाकल्प। साल 2004 में केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार बनती है। यह वह दौर था जब देश में हर योजना, हर स्टेडियम, हर एयरपोर्ट का नाम घूम फिरकर सिर्फ एक ही परिवार के नाम पर रखा जा रहा था। इस पूरे इकोसिस्टम को एक ऐसी बौद्धिक वैधता यानी इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की जरूरत थी जो उनके नैरेटिव को सही ठहरा सके। और यहीं पर एंट्री होती है रामचंद्र गुहा की। क्रिकेट की पिच छोड़ गुहा सीधे देश के इतिहास की पिच पर आ गए। 2007 में उन्होंने एक किताब लिखी, इंडिया आफ्टर गांधी। इस किताब के जरिए वे रातों रात देश के सबसे बड़े नेहरूवादी इतिहासकार बन गए। यूपीए के पूरे 10 साल के कार्यकाल में गुहा साहब ने सेक्युलरिज्म, नेहरू की विरासत और गांधी परिवार की विचारधारा को सही साबित करने के लिए दर्जनों कॉलम लिखे। बदले में उन्हें सरकारी कमेटियों में जगह मिली, पद्म भूषण जैसा बड़ा सम्मान मिला और लुटियंस दिल्ली के वीआईपी गलियारों में उनका रसूख 7वें आसमान पर पहुंच गए। 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई तो गुहा ने एक और करवट ली। अब वे नेहरू गांधी विशेषज्ञ से सेक्युलरिज्म के प्रचारक बन गए। हिंदुइज्म, हिंदुत्व, माइनॉरिटी राइट्स, यही उनके कॉलम का केंद्र बन गया। उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व भारत को बर्बाद कर देगा। उन्होंने सीएए का विरोध किया। 2019 में बेंगलोर में प्रदर्शन में शामिल हुए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वो इमेजेस वायरल हुई, एक 61 साल के व्यक्ति को पुलिस खींच कर ले जा रही है। लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को अपना पोस्टर चाइल्ड मिल गया। इसी दौरान उन्होंने एक लेख में भारत को हिंदू पाकिस्तान कहा। यह विवाद कितना बड़ा था इससे अंदाजा लगाइए। एक देश जिसने विभाजन की त्रासदी झेली, जिसने पाकिस्तान के थियोक्रेटिक मॉडल को हमेशा रिजेक्ट किया, उस देश को पाकिस्तान से कंपेयर करना ये सिर्फ विचार की गलती नहीं है, एक देश के प्रति अपमानजनक नजरिया है। अब आते हैं उनके लेटेस्ट आर्थिक ज्ञान पर। अपने लेख में गुहा साहब दावा करते हैं कि मोदी और शाह की जोड़ी देश में आर्थिक सुधार नहीं कर सकती। आपको इनसे पूछे कि आर्थिक सुधारों की आपकी परिभाषा क्या है। जिस देश में आजादी के बाद दशकों तक करोड़ों लोगों के पास एक बैंक खाता तक नहीं था, वहां मोदी सरकार ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जनधन खातों से क्रांति लाई। आज भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार पहले कछुए जैसी होती थी, आज देश में रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से हाईवे, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स और वंदे भारत जैसी ट्रेनें बन रही हैं। जीएसटी जैसा टैक्स सुधार हो, आईबीसी जैसे कड़े नियम बनाना हो या कॉर्पोरेट टैक्स को तर्कसंगत बनाना, मोदी सरकार ने जितने कड़े और बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे हैं उतने पिछले कई दशकों में नहीं देखे गए। लेकिन रामचंद्र गुहा को ये सब आर्थिक सुधार नहीं लगता। उनके लिए सुधार शायद वही था जब नीतियां फाइलों में दबी रहती थी और कुछ खास उद्योगपतियों को लोन मिल जाया करते थे। चूंकि मौजूदा सरकार काम करके दिखा रही है, इसीलिए इनका पूरा इकोसिस्टम ट्रिगर हो चुका है।
रामचंद्र गुहा का ये विरोध सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि कई बार ये साफ तौर पर देश और हिंदू समाज की परंपराओं के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। वो अपने लेख में प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ नेहरू का कॉम्पिटिटर मानते हैं। उनके अनुसार मोदी शाह हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं, इसीलिए देश में कथित तौर पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। कुल मिलाकर वही चीजें हैं जो अक्सर लेफ्ट फ्रंट से मोदी सरकार के लिए सुनाई देती रही है। पर गुहा, जो खुद को कभी क्रिकेट एक्सपर्ट, कभी नेहरू एक्सपर्ट बनाते रहे, वो कभी हिंदू फेवर में कुछ नहीं बोल पाए। विरोध में बहरहाल साल 2018 में जब देश में बीफ को लेकर बहस चल रही थी, तब रामचंद्र गुहा ने गोवा के एक रेस्टोरेंट से अपनी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वो जानबूझकर बीफ खाते हुए दिख रहे थे। लिखा था कि ओल्ड गोवा में एक शानदार सुबह के बाद हमने पणजी में लंच किया, जहां बीजेपी शासन में है, और मैंने जश्न में बीफ खाना डिसाइड किया। जाहिर है यहाँ बीफ खाना चॉइस नहीं, बल्कि बीजेपी शासन का नाम लेकर हिंदुओं को चिढ़ाने और अपमानित करने की कोशिश थी, वरना ये खाना वो बिना फोटो डाले भी खा सकते थे। गुहा अक्सर हिंदू त्योहारों, कुंभ मेले या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाते हैं। उनके लेखों में राम मंदिर के निर्माण को हिंदू बहुसंख्यकवाद का तांडव बताया जाता है, जबकि देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए ये सदियों पुराना सांस्कृतिक सपना था। वे अक्सर वैश्विक मंचों पर भारत राष्ट्र की संकल्पना और उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को दुनिया के लिए खतरा बनाकर पेश करते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि धूमिल हो जाती है। तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ है। रामचंद्र गुहा जैसे लोग जब आज मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं, तो वो देश की चिंता में नहीं होती। असल में ये उस छटपटाहट का नतीजा है जो 2014 के बाद लुटियंस इकोसिस्टम के बिखरने से पैदा हुई। क्रिकेट से शुरू करके नेहरूवाद का सहारा लेकर जो साख उन्होंने यूपीए के दौर में कमाई थी, आज वो नए भारत के नैरेटिव के सामने टिक नहीं पा रही। इसीलिए खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए वे कभी सेक्युलरिज्म के डॉक्टर बन जाते हैं, तो कभी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर। लेकिन जनता अब इस री इन्वेंशन के पीछे का खेल अच्छी तरह समझती है। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या आपको भी लगता है कि रामचंद्र गुहा जैसे बुद्धिजीवी सिर्फ एक खास राजनीतिक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।